नमस्कार साथियों, CSTA कॉम्पिटिटिव लॉन्च पैड में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना तीसरा क्लास है। पहला क्लास जो था अपना थ्योरी का था, दूसरा MCQ का। आज का जो अपना MCQ का दूसरा क्लास है, बट इस लेसन का तीसरा क्लास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे क्लास के पहले क्वेश्चन की। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को ऐसी वेल्डिंग मशीन से वेल्ड नहीं किया जा सकता है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से पूछ रहा है कि आप ऐसी वेल्डिंग मशीन से कौन सा को नहीं कर सकते हैं। जो ये ब्रास जो होता है, ये किससे होता है? ब्रास जो वेल्डिंग होता है ये गैस से होता है। किससे होता है? गैस वेल्डिंग से होता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या होता है, ब्रॉस जो होता है मेटल नहीं है, ये क्या है, कैसा है, मिश्र धातु है। कैसा है? मिश्र धातु है। ठीक है, ऑलोह में आता है, ये देखिए ऑलोह धातु है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेक्टिफायर को इनकी क्षमता के लिए नोट किया जाता है। जो ये चार ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछ रहा है रेक्टिफायर को इनकी क्षमता के लिए नोट किया जाता है। जो किसको किया जाता है? AC को DC करंट में परिवर्तित करने के लिए। आप लोगों को पिछला क्लास में आप लोगों को मैं समझाया था मोबाइल का चार्जर का उदाहरण देके। ठीक है, तो सेम वही हो रहा है। AC को क्या करता है, मोबाइल चार्जर लेता है, DC में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर किसको कहा जाता है? AC को DC में जो कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब विद्युत आपूर्ति नहीं होती तो आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मशीन होती है। जो हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विद्युत नहीं है, वहाँ पे हमें क्या करना है? वेल्डिंग करना है। तो कौन सी मशीन का उपयोग करेंगे, कौन सा क्या ये करेंगे? तो वहाँ पे देखो मोटर जनरेटर सेट का उपयोग में क्या होगा? जब मोटर है तो उसमें जनरेटर है तो माध्यम से तो मोटर तो घूमेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या ज़्यादा खर्चीली। हमें क्या करना है? डीजल। रेक्टिफायर क्या होगा? AC से चलेगा, ये भी AC से। ये डीजल जो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर AC से। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करना है। किसका? डीजल जनरेटर सेट। इसको हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है और ये कम खर्चीला भी है और हल्की भी है। ये इसको डीजल डाल दीजिए और ये अपना इसमें सभी चीज़ें सेटलमेंट है ये। ठीक है, डीजल जो जनरेटर सेट है इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आर्क वेल्डिंग मशीन की क्षमता दर्शाया जाता है। जो एक आर्क वेल्डिंग की जो मशीन होती है उसकी जो क्षमता किस पे दर्शाया जाता है? तो उसके एम्पियर पे दर्शाया जाता है। ठीक है, जो एम्पियर जो उसका जो आउटपुट जो निकल रहा है उसके ऊपर दर्शाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? क्या है? C। एम्पियर का जो आउटपुट है उस पर हमें दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है वेल्डिंग मशीन की क्षमता एम्पियर के आउटपुट करंट द्वारा दर्शाया जाता है। आर्क वेल्डिंग मशीन में विद्युत आर्क अधिक भी होता है और उसकी धारा को कम वोल्टेज में उत्पन्न किया जाता है। 10 से 200,000 एम्पीयर धारा का इसमें ये होता है। ठीक है, अपने ऊपर है। वेल्डिंग मशीन की जितनी बड़ी हम पिछला जो लेसन था उसमें MCQ हुआ था, उसमें मैं आपको बताया था कि वर्क के हिसाब से हमें क्या करना है? मशीन को चुनना है और उसकी एम्पियर को चुनना है। ठीक है, तो इसमें कैसा है? 10 से 2000 एम्पियर तक की मशीन, उससे भी ज़्यादा भी एम्पियर तक की मशीनें होंगी। तो हमारी जो करंट होती है वो करंट में नहीं देखा जाता है, एम्पियर में देखा जाता है। ठीक है, चलिए ये 10 से 25 वोल्ट के विभवांतर के मध्य बना होता है। देख रहे हो वोल्टेज क्या होता है? कम होता है, एम्पियर ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। मुख्य आपूर्ति से सीधे जोड़कर वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं की जाती है। क्योंकि भैया अधिक करंट को लेना अव्यवहारिक है। ठीक है, क्या है? अधिक करंट को लेना अव्यवहारिक है। अगर हम बिजली के खंभे से डायरेक्ट अगर करंट लेंगे तो हमारा उपकरण चलेगा, क्योंकि मानते में अधिक करंट होती है। उसमें क्या होती है? अधिक करंट होती है। हमारी जितनी मशीन की जो क्षमता होती है, जैसे हमारे घर के जो उपकरण होते हैं 220 से 240 वोल्ट तक चलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम 300 वोल्ट देंगे तो क्या होता है? उपकरण खराब हो जाती है, मशीनें जल जाती है, कुछ ना कुछ इसमें कमी खराबी आ जाती है। तो वैसे ही हमें क्या बोल रहा है? ये सीधी जोड़कर आप मुख्य आपूर्ति जहाँ से करंट आ रही है वहीं अगर हम उसकी यानी कि इनपुट दे दिया जाए वहाँ से, तो क्या होगा? हमारा नहीं चलेगी मशीन। ठीक है, अधिक करंट का लेना अव्यवहारिक है। सही इसका आंसर क्या है? यह है A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है।
ये कैसा ट्रांसफार्मर है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर का जब लेसन लूँगा ना, पढ़ाऊँगा ना आप थ्योरी, वहाँ पे आप लोगों ने पूरा इसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। ये कैसा है, ये मशीन के बारे में अभी चल रही है, ठीक है। जब वो ट्रांसफार्मर का एक लेसन ही है A to Z, उसमें ट्रांसफार्मर पूरा है, उसके थ्योरी में आप लोगों को स्टेप डाउन का भी समझा दूंगा पूरा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी में अपन देख लेते हैं। जब द्वितीय वाइंडिंग व विभवांतर, देखिए ये वाइंडिंग जो आया ना, वाइंडिंग वर्ड्स, ये आप लोगों को जब वो चीज़ें मैं वहाँ पे दिखाऊंगा ना, वाइंडिंग वगैरह, तब आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो इसको यहीं पे क्विट करते हैं, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में आप लोग पूरा समझ आएगा। इसका सही आंसर क्या है, आप लोग इतना में देखना है, तो बस इतना देखिए। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टेप डाउन, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को जब थ्योरी उसमें जो पढ़ाऊंगा तो आपको इसको स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए कितने वोल्टेज आपूर्ति की आवश्यकता होती है? जो एक वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर है उसमें वोल्टेज कितनी होती है चाहिए? देखो वेल्ड में आप लोग बताया, जितनी हमारी घरगुती विद्युत आती है 220 से लेकर 240 के बीच में, तो उसी हिसाब से देखना है, ठीक है। कितनी है? 230, सही इसका आंसर 230 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग के लिए डीसी का प्रयोग करने में क्या हानि है? जो वेल्डिंग के लिए है, डीसी में प्रयोग करने के लिए क्या हानि है? तो देखो, इस वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो का खतरा, ये तो है ही हमारा सही आंसर, लेकिन इसमें तीन यानी कि और आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, वो उसकी कमियां के लिए, हानि के लिए, ठीक है। वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो का खतरा होता ही होता है, पहला हमारा है, ठीक है। इनके रख रखाव वो प्रयोग करने पर अधिक व्यय खर्चा आता है। मैं आपको पहले बताया था, जो एसी वेल्डिंग मशीन है, कितना का ऐसे भी उसको पटको, कुछ भी करो, कितना भी चलाओ, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट लेकिन जो डीसी जो मशीन है उसके ऊपर हमारा रख रखाव पर खर्चा ज़्यादा पड़ता है। डीसी सेट महंगे भी होते हैं। डीसी सेट कैसे होते हैं? महंगे भी होते हैं, ठीक है। इसलिए और डीसी वेल्डिंग का हानि भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेल्डिंग की क्रिया सप्लाई मेश से डायरेक्ट नहीं की जा सकती है। देखो वेल्डिंग की जो क्रिया जो है, सप्लाई जो यहाँ पे खंबे से अगर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो बी इसका आंसर। देखो, इतने भारी मात्रा में करंट को संभालना सकना अप्रायोगिक है। इतना जो भारी यहाँ से जो करंट आता है, क्या आता है? 440 वोल्ट आता है, ज़्यादा 300 से ऊपर ही रहता है। तो उतना प्रयोग हमें नहीं लेना है। हमें कितना? 220 से 200-250 के बीच में हमें चाहिए, ठीक है। इसलिए वहाँ से हमें नहीं लेना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन के हिसाब से 20 का सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डीसी वेल्डिंग परिवर्तक में एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले भाग का नाम बताइए, ठीक है। तो क्या होता है? देखो, डीसी को एसी टू डीसी में बोल रहा है, ठीक है। तो ये नियामक, ये जो है इसको रेक्टिफायर कहा जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर, जहां हमको आ रहा है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा है, रेक्टिफायर है, ठीक है। क्या है? रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए नाम थोड़ा सा चेंज किया गया, काम वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित वेल्डिंग मशीन में किस मशीन को एसी तथा डीसी वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? देखो डीसी वेल्डिंग के लिए किस मशीन का? तो एसी तथा डीसी को प्रयोग। तो ये देखो आमतौर पे क्या करते हैं, वेल्डिंग रेक्टिफायर का, जो एसी और जो डीसी जो है, जहां हमारा एसी टू डीसी आ गया, रेक्टिफायर को देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? रेक्टिफायर देखना है। तो वेल्डिंग रेक्टिफायर, ये वेल्डिंग रेक्टिफायर मशीन है, इसको, ठीक है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है एसी को डीसी, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों देखना है, ठीक है। ऐसे भी लिखेगा एसी टू डीसी, ठीक है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर पे ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है? जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ओपन सर्किट का वोल्टेज मान कितना होता है? आप लोगों को मैं बताया, पहले भी बताया था, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कोई भी हो, उसका जो वोल्टेज होगा वो 100 से नीचे होगा। क्या होगा? 100 से नीचे होगा। 100 से अगर ऊपर होगा तो क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो हमें भी करंट लगेगा। तो हमारा जब भी हम इलेक्ट्रोड अगर लगाते हैं और वेल्डिंग जो सरफेस को छूते हैं, वेल्ड जहाँ होता है वो मेटल को भी पकड़ के रखते हैं, तो हमें करंट लगता है? नहीं लगता है। तो क्यों? क्योंकि क्या होता है, 100 से नीचे वोल्टेज होता है, तो उसमें हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, हमें करंट नहीं लगता। जब हम गीले वस्त्र के साथ होते हैं और अर्थ जब मिलता है तो हमारी बॉडी को झुंझुनाहट महसूस होती है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा? ए, 90 वोल्ट। थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है 100 वोल्ट, ठीक है। 100 वोल्ट से नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वेल्डिंग के लिए डीसी मशीन का प्रयोग करने से लाभ होता है। जो वेल्डिंग के लिए डीसी मशीन का प्रयोग करेंगे तो कौन सा लाभ होगा, ये चार में से आपको चुन के बताना है। देखो डीसी वेल्डिंग के लिए मैं बताया था पहले भी अपना जो लेसन हुआ था, पहले जो एमसीक्यू का जो सीरीज हुआ था 25% उसमें बताया था, फेरस नॉन फेरस धातु के लिए उपयोग किया जाता है डीसी वेल्डिंग मशीन के लिए। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, सही आंसर इसका डी है। ठीक है, चलिए अब ये थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ठीक है, डीसी वेल्डिंग के लिए डीसी मशीन का प्रयोग करने में निम्न लाभ है, चाहे इसमें चार लाभ बताए गए हैं। ठीक है, फेरस तथा नॉन फेरस धातु के लिए वेल्ड कर सकते हैं, ये हमारा सही आंसर है, इसके लिए उपयोग किया ही जाता है। समय के साथ पोलैरिटी नहीं बदलती, इसका जो समय के साथ क्या करता है डीसी वेल्डिंग अपना करंट का जो डायरेक्शन ये चेंज नहीं करती है। ठीक है, जिसके अर्थ स्थिर रहती है और अच्छी वेल्डिंग बीड बनती है, जिससे क्या होती है अर्थ जो है क्या रहती है, स्थिर रहती है और एक अच्छी बीड भी बनती है। ठीक है, करंट को रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाना संभव है, जो करंट है उसको रिमोट से कम ज़्यादा कर सकते संभव है। ठीक है, इसमें पतली कोटिंग या बिना कोटिंग हुए इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग किया जाता था, इसमें फिलर रॉड का भी उपयोग किया जाता है डीसी वेल्डिंग में, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, ये चार इसमें ये जो है पॉइंट्स दिए गए हैं आप लोगों को डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना। चलेंगे अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वेल्डिंग मशीनों में कौन सी मशीन वेल्डिंग के लिए एसी सप्लाई देती है? जो वेल्डिंग मशीन है, कौन सी मशीन जो है वेल्डिंग के लिए एसी सप्लाई देती है? कौन सी है? ट्रांसफार्मर सेट। जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करती है? एसी टू एसी कन्वर्ट करती है। क्या है? एसी टू एसी कन्वर्ट करती है। क्या करती है? ये हाई वोल्टेज लेती है। क्या करती है? हाई वोल्टेज लेती है और निम्न वोल्टेज देती है, और निम्न वोल्टेज लेके हाई वोल्टेज देती है। ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। ठीक है, वर्क है। अगर आपको पूछेगा तो ये उसका वर्क है। ठीक है, ध्यान में रखना है। स्टेप डाउन और डाउन शिफ्ट का ये आप लोग अपन ट्रांसफार्मर में देखेंगे। ठीक है, चलिए। डीसी वेल्डिंग मशीन में आर्क लॉ को नियंत्रित करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? देखो डीसी वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आ जाते हैं रन या रन ऑफ प्लेट का उपयोग करके। ठीक है, अभी ये रन ये आप लोगों को मैं आप लोग ये यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, डीसी वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान रन या रन ऑफ प्लेट का उपयोग करके प्रक्रिया के आर्क लॉ को नियंत्रित किया जाता है। जो प्रक्रिया का जो आर्क लॉ है उसको नियंत्रित किया जाता है। ये किस में होता है? होता है डीसी में, ओनली वन डीसी में होता है। ठीक है, आर्क में नहीं होता है। इसका प्रयोग लौह तथा अलौह धातु दोनों प्रकार के धातु के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग है ये लौह और अलौह, और डीसी वेल्डिंग अधिकतर किस में प्रयोग किया जाता है? अलौह में। ठीक है, इस वेल्डिंग मशीन में पोलैरिटी को बदलकर आर्क द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को इलेक्ट्रोड व धातु आधार धातु के मध्य आवश्यकता विपरीत ये इम्पोर्टेंट उतना ये नहीं है। ठीक है, पोलैरिटी चेंज करना मतलब क्या होता है कि यानी कि एक दूसरे को डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, प्लस को निगेटिव में, निगेटिव को माइनस में। ठीक है, ये उतना ये नहीं है, ये क्वेश्चन पे उतना आप लोगों को फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को इतना रखना है। डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन जो है ये आपको लौह धातु और अलौह धातु के लिए और लौह के लिए उपयुक्त है, और लौह धातु के लिए उतना उपयोग नहीं है। ठीक है, चलिए। आर्क वेल्डिंग में एसी मेन सप्लाई की सहायता से डीसी वेल्डिंग सप्लाई किस मशीन द्वारा उत्पन्न की जाती है? ठीक है, किसके द्वारा? देखो आर्क वेल्डिंग जो एसी मशीन है और डीसी सब, तो ये मोटर जनरेटर। किसके द्वारा? मोटर जनरेटर। मशीन बोल रहा है मोटर जनरेटर। ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसमें यानी क्या है कि आर्क वेल्डिंग जो एसी जो मेन सप्लाई की सहायता से डीसी मेन सप्लाई कर रहा है, तो ये मशीन कौन सी उत्पन्न है? ये मोटर जनरेटर सेट है। कोई भी अपना जो मोटर जनरेटर जो सेट है वो क्या करता है? उसमें मोटर लगा रहता है। वो क्या करता है? एसी एंड डीसी जब जनरेटर जब चलता है तो उसमें क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है, उसके माध्यम से मोटर जो रहता है वो डीसी मोटर होता है, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग देख रहे होंगे। आर्क वेल्डिंग में एसी मुख्य सप्लाई की सहायता से डीसी वेल्डिंग सप्लाई मोटर जनरेटर तो उत्पन्न करती है। मोटर जनरेटर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली मशीन है। जो हमारा जो जनरेटर है, जो मोटर जनरेटर आप लोग देखेंगे शादी ब्याह में भी अधिकतर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं? मोटर जनरेटर का ही उपयोग करते हैं, जिसमें एक डीसी जनरेटर होता है जो बिजली के मोटर द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, बिजली के मोटर द्वारा उसको चलाया जाता है। इससे बीड अच्छी बनती है, जिसके कारण पतली व मोटी ये दोनों प्रकार की चादरों को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, ये क्या ऐसा देखो आप लोग जो जनरेटर बता रहा हूँ कि क्या होता है, ये जो जनरेटर है वेल्डिंग जो जनरेटर है तुम लोग आमतौर पे आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है,
तो वो जनरेटर के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। वो जनरेटर हमारा वेल्डिंग जनरेटर नहीं है। क्या करता है वो जनरेटर हमारा, क्या करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी केवल कन्वर्ट करता है। जो हमारा जो जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ उसके में वेल्डिंग मशीन की भी कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, जो कि क्या करता है, हमारा AC को लेके वो हमारा एम्पियर में बदल के हमारे वेल्डिंग की करंट देता है। क्या करता है, वेल्डिंग का करंट देता है। तो इसलिए उसको भी जनरेटर सेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में रेक्टिफायर सेट का क्या कार्य है। जो रेक्टिफायर जो सेट है उसका क्या कार्य है, देखो पहला ऑप्शन देखना है, AC को DC में परिवर्तित करता है, ये हमारा सही है। बिना रोटिंग पार्ट्स को DC वेल्डिंग आउटपुट देता है, ठीक है। रोटिंग पार्ट्स उसमें वो नहीं होता है, वो सीधा सीधा है। हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमारा A B दोनों सही है, क्योंकि DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, एक ही दिशा होता है। आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर सेट का कार्य क्या है। जो आर्क वेल्डिंग में जो हमारा जो अभी का जो 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर सेट का कार्य क्या है। जो ट्रांसफार्मर सेट का कार्य क्या है, देखो AC मेन सप्लाई को AC वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करता है। जो हमारा क्या है आप लोग बताया था, AC टू AC कन्वर्ट करता है। आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैसा है, जो सेट है वो AC को AC में कन्वर्ट करता है, बस एम्पियर जो है वो ये वोल्टेज कम करके एम्पियर बढ़ा देता है, तो ठीक है। चलिए ये हमारा सही आंसर इसका A है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न चित्र को पहचानिए। जो चित्र दिया गया है इसको आपको पहचानना है, ये कौन सा चित्र है, ठीक है। तो देखो ये चित्र को पहचानना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये जो ट्रांसफार्मर दिया गया है, ये AC जो है, AC यहाँ से AC ले रहा है। क्या ले रहा है, AC ले रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, और ये क्या है, रेगुलेटर है आपका। वो तो रेगुलेटर वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए, अर्थ का भी यहाँ पे, और ये हमारा वेल्डिंग लीड है, ठीक है। तो ये क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। DC ट्रांसफार्मर क्या होगा, यहाँ से DC करंट सप्लाई होगा, ठीक है। सप्लाई डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, DC लेंगे। DC रेक्टिफायर में हम उन्हें और भी बताया, ये जो ट्रांसफार्मर का जो लेसन लेंगे उसमें आप लोगों को सीधा सीधा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कैसे रहेगा, कॉइल के साथ साथ आपको हर एक चीज़ को बताया जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या है, A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। इसमें मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग को किस नाम से भी जाना जाता है। जो मैनुअल जो मेटालिक आर्क वेल्डिंग है उसको अलग कौन से नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे जो बता रहा है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो सिलेट मेटल आर्क वेल्डिंग ये तो जाना ही जाता है। सिकटेक वेल्डिंग, मैनुअल आर्क वेल्डिंग भी जाना जाता है। तो ये उपयोग में सभी बताया जा रहा है, ये सही आंसर है। और यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है, ठीक है, ये सही आंसर है। मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग का जो नाम है ये तीनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में AC को DC सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है, ठीक है। देखो AC को DC, अभी तक हमारा ये 4था-5वां क्वेश्चन होगा, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हमारा रेक्टिफायर होता है, क्या होता है, रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस गैस के प्रयोग से कम पेनिट्रेशन प्राप्त होता है। कौन सा जो गैस होता है, जो पेनिट्रेशन जो वेल्डिंग जो होती है उसमें कम ये होती है, तो किससे होती है, हीलियम से। आर्गन भी उपयोग किया जाता है, CO2 भी उपयोग किया जाता है, लेकिन पेनिट्रेशन की कम प्राप्ति ये हीलियम से किया जाता है, ठीक है। DC जनरेटर सेट की हानि बताना है आपको। DC जनरेटर सेट में इसमें से हानि बताना है। तो देखो प्रारंभिक कीमत अधिक होती है, सही बात है, अभी तक हम पढ़े तो वो भी सही है। रख रखाव की कीमत अधिक होती है, ये भी सही है। मशीन ऑपरेशन अवाजिब होती है, ये भी सही होती है, उसमें अवाजिब होती है। उपयोग सभी, ठीक है, उपयोग सभी, ये सही है सब। ये चारों ये DC वेल्डिंग सेट की हानि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। AC बाय DC रेक्टिफायर सेट के द्वारा कितने एम्पियर AC करंट की रेंज में कार्य करता है। कितने में, 30 से 300 एम्पियर। कितने में, 30 से 300 एम्पियर तक ये एयर रेक्टिफायर का काम करता है। जो हमारा जो AC जो होता है ट्रांसफार्मर, उसमें 600, 700, 800 जितना चाहिए उतना कर सकते हैं, ठीक है। वो एम्पियर आपने अभी तक हमने क्या समझाया, AC जो ट्रांसफार्मर है कितना भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, और कम खर्चीला है, टिकाऊ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग का लाभ क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका ट्रांसफार्मर सस्ता होता है, सही बात है। जो आर्क वेल्डिंग की जो होती है AC जो होती है वो कैसी होती है, सस्ती होती है। तो इसका प्रयोग सभी वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ये भी सही है,
इसका प्रयोग अभी तक हमने बताया, कैसे भी उपयोग करो, कितना भी उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आर्क फ्लो की समस्या नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है उसमें आर्क फ्लो, क्योंकि एम्पियर जब ज़्यादा है, वोल्टेज भी अपना ठीक ठाक है, तो उसमें आर्क फ्लो की समस्या होना ही नहीं है। उपयुक्त सभी सही है, इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पढ़ा, यहाँ पे 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट थोड़ा एक बार फिर से में देख लेना है। 2 पॉइंट इसमें बढ़ रहे हैं ना। ये इसका ट्रांसफार्मर सस्ता होता है, बिल्कुल सस्ता होता है। इसका प्रयोग सभी वेल्डिंग के लिए किया जाता है, आर्क की समस्या नहीं होती है। इसके रख रखाव में बहुत कम व्यय होता है, इसमें रख रखाव में कोई टेंशन नहीं, इसमें ऑयल डालना नहीं है, और एयर कूलिंग के लिए फ़ैन दे दिया गया है। ठीक है, इसके रख रखाव में उतना खर्चा नहीं है। इसमें घूर्णन भाग नहीं होता, इसमें घूमने वाला पार्ट्स इंजन का ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, और इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है। इससे आवाज़ भी नहीं आती, इसमें क्या आता है? आवाज़ भी नहीं आती है, डीसी में से आवाज़ आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए ठीक है, आज का अपना 25 क्वेश्चन हो गया है, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा लेसन भी, इस लेसन में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, लास्ट हमारा क्लास हो सकता है नेक्स्ट। ठीक है, उसमें 25 या 27-28 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी जो भी इस चैनल पे अगर पहली बार अगर जुड़ रहा है, वेल्डर ट्रेड से जो बच्चा है ITI के हो गया है और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की, जॉब की, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक भी करते जाना है आप लोगों को, और थोड़ा सा कैसे अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। कैसा होगा कि जैसा आपके साथ साथ उनका भी थोड़ा सा यानी कि तैयारी अच्छी हो जाए, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादातर जुड़ रहे हैं हमसे, और आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक देते जाना है, क्योंकि कैसा है कि क्लास कैसा है, आप लोग अगर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और मेरा जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगा। काफ़ी बच्चों को कॉल आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है, कि क्लास उनको बहुत पसंद है और मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं वो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने पर रुकते हैं। थैंक यू।